नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। सरकार का 12 देशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीयों की स्वदेश वापसी का वंदे भारत मिशन आज से आरंभ। गृह मंत्रालय ने स्वदेश आने वाले भारतीयों के आवागमन के दिशा निर्देश जारी किए। सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार से कोविड-19 की निगरानी, संक्रमितों का पता लगाने और उनकी जांच करने पर जोर देने को कहा। राज्य में कोरोना से मृत्यु दर 13.2% और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा समारोह में प्रमुख भाषण देंगे। इस विशेष कार्यक्रम में अपनी सहयोगी प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोरोना वायरस पूर्णबंदी के कारण विदेशों में फंसे करीब 14,800 भारतीयों को स्वदेश लाने के एक सबसे बड़े मिशन वंदे भारत के अंतर्गत सरकार आज से 13 मई तक 64 उड़ानें संचालित करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा था कि इस अभियान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने फंसे लोगों से संबंधित देशों के भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में रहने की अपील की थी। इन 64 उड़ानों में 10 उड़ानें संयुक्त अरब अमारात से, 2 कतर से, 5 सऊदी अरब से, 7 ब्रिटेन से, 5 सिंगापुर से, 7 अमेरिका से, 5 फिलीपींस से, 7 बांग्लादेश से, 2 बहरीन से, 7 मलेशिया से, 5 कुवैत से और 2 उड़ानें ओमान से शामिल हैं। इनमें से 15 उड़ानें लोगों को केरल लेकर आएंगी। इसके बाद तमिलनाडु और दिल्ली के लिए 11 उड़ानें होंगी। महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए 7 उड़ानें रहेंगी। 5 उड़ानें गुजरात के लिए निर्धारित हैं। पहले सप्ताह में सबसे अधिक उड़ानों के माध्यम से खाड़ी के देशों से भारतीय नागरिक वापस आएंगे। भारत खाड़ी के देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के वंदे भारत मिशन के अंतर्गत इन देशों में उड़ानें संचालित करेगा। सऊदी अरब में भारत के राजदूत आसुफ सईद ने कहा था कि अगले 1 हफ्ते में सऊदी अरब से भारत के लिए 5 उड़ानें संचालित होंगी। प्रत्येक उड़ान में 155 यात्री होंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। इस वैश्विक आपदा के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए ये विशेष उड़ान की सुविधा भारतीय समुदाय के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आई है। संयुक्त अरब अमीरात से आज 2 विशेष विमान लगभग 350 से भी ज्यादा यात्रियों को लेकर स्वदेश रवाना होगी। आबू धाबी से 1 विमान कोची जाएगा और दुबई से 1 विमान कोझिकोड की तरफ रवाना होगा। मुश्किल में फंसे श्रमिकों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, कुछ छात्र और 3 ऐसे भारतीय नागरिक जो कि पिछले कई दिनों से दुबई एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे, इस उड़ान में शामिल होंगे। वापस जाने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर मेडिकल जांच की जाएगी और जो यात्री एसिम्प्टोमेटिक पाए जाएंगे उन्हें ही यात्रा की अनुमति मिलेगी। भारत पहुंचने पर इन यात्रियों को आवश्यक रूप से 14 दिनों के लिए क्वारंटीन पे होना पड़ेगा। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए समुद्र सेतु अभियान के नाम से बड़ी पहल की है। नौसेना के समुद्री जहाज जलाश्व और मगर को मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए माले भेजा गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मालदीव में भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने बताया कि भारतीय नागरिकों को स्वदेश भेजने के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये काम इस महीने की 8 तारीख से आरंभ होगा और आशा है कि करीब 2000 फंसे हुए लोगों को निकाला जा सकेगा। श्री सुधीर ने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान सामाजिक दूरी समेत कोविड-19 से संबंधित सभी नियमों का पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बड़े अभियान में भारतीय दूतावास को विदेश मंत्रालय से भरपूर सहयोग मिल रहा है। In the wake of COVID-19 pandemic, Government of India has launched its biggest ever global evacuation operation. For Maldives also, the evacuation we will witness in the next few days and weeks will be the largest ever in our history. I am grateful to Indian Navy to launch Operation Samudra Setu to evacuate close to 2,000 Indians from Maldives to India by creating a virtual sea bridge. मालदीव से लाए गए भारतीयों को केरल के कोच्चि में छोड़ा जाएगा, जहां राज्य प्रशासन उनकी देखभाल करेगा।
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने बताया है कि संयुक्त अरब अमारात में फंसे कर्नाटक के निवासियों को लाने के उनके अनुरोध पर केंद्र सरकार ने सहमति व्यक्त की है। कल बेंगलुरु में संवाददाता से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के 1904 नागरिक संयुक्त अरब अमारात में फंसे हुए हैं और उनको लाने के लिए जहाज की व्यवस्था 10 या 11 मई को की जा सकेगी। इस बीच राज्य में प्रवासी मजदूरों की निःशुल्क बस सेवा समाप्त हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी जी ने सार्वजनिक बस निगम के कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि उनकी तनख्वाह 3 या 4 दिन में दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने 326 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है और इसमें से आधा अमाउंट अभी पहुंच गया है। इस बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया है कि कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों का सैंपल प्रयोगालय भेजते वक्त RT-PCR मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाए। प्रयोगालय इंचार्ज को चेतावनी दी गई है कि अगर वह हाथों द्वारा भेजे गए फॉर्म के आधार पर टेस्ट करता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। सैंपल्स और नतीजे की सही संख्या पर नजर रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार। गृह मंत्रालय ने विदेश में फंसे भारतीयों और भारत में फंसे विदेशियों के आवागमन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार भारत लौटने के लिए रोजगार खोने वाले प्रवासी कामगारों सहित ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो किसी विवशता के कारण विदेश में हैं। वीजा की अवधि समाप्त हो जाने से प्रभावित लोगों, गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। यात्रियों को यात्रा खर्च स्वयं वहन करना होगा। केवल संक्रमण मुक्त लोगों को ही यात्रा की अनुमति होगी और गंतव्य पर सभी यात्रियों को कम से कम 14 दिन के संगरोध केंद्र में रखा जाएगा। देश में अब तक कोरोना के 49,391 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इसमें से 14,182 रोगी उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। 1,694 रोगियों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना संक्रमित रोगियों के ठीक होने की दर 28.72% तक पहुंच चुकी है। सरकार ने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र ने सैनिटाइजर के निर्यात नीति संबंधी 24 मार्च की अधिसूचना में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। रेलवे ने लॉकडाउन अवधि के दौरान पार्सल रेलगाड़ियों के जरिए 54,000 टन खेप की ढुलाई की और 19 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व कमाया है। रेलवे ने इस दौरान छोटे पार्सलों में आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिए पार्सल वैन भी उपलब्ध कराई। अब तक 2,000 से अधिक पार्सल रेलगाड़ियां चलाई जा चुकी हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लॉकडाउन के दौरान देश भर में आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में पार्सल ट्रेन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रेलवे ने अब तक 2,000 से अधिक पार्सल ट्रेनों का परिचालन किया है। आवश्यक सामानों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रेलवे समय सारणी के आधार पर विशेष पार्सल ट्रेनें भी चला रहा है। वहीं रेलवे जोन भी मांग के आधार पर देश के कोने कोने में सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करने में लगा है। रेलवे द्वारा देश के 82 मार्गों पर पार्सल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। पार्सल ट्रेनों द्वारा खेती से जुड़े सामानों, दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से देश के अन्य हिस्सों में आपूर्ति की जा रही है। वहीं दूध और डेयरी का अतिरिक्त उत्पादन करने वाले क्षेत्रों जैसे गुजरात और आंध्र प्रदेश से ज्यादा मांग वाले क्षेत्रों में आपूर्ति की जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। लाइफलाइन उड़ान योजना के अंतर्गत अब तक 465 उड़ानों से देश भर में महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री पहुंचाई गई। इन उड़ानों ने 835 टन सामान की आवाजाही की और 51,000 किलोमीटर का सफर तय किया। नागर विमानन मंत्रालय कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अनेक सुदूर और पर्वतीय क्षेत्रों समेत देश के विभिन्न हिस्सों में लाइफलाइन उड़ानों के जरिए आवश्यक चिकित्सा सामग्री लाने ले जाने का काम कर रहा है। लाइफलाइन उड़ान योजना के अंतर्गत पवन हंस लिमिटेड के हेलीकॉप्टर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर और द्वीपीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री और रोगियों के लिए परिवहन सेवाएं दे रहे हैं। स्पाइस जेट, इंडिगो और विस्तारा जैसी निजी विमान सेवाएं भी वाणिज्यिक आधार पर उड़ानें संचालित कर रही हैं। पूर्वी एशिया के देशों में चिकित्सा उपकरण और कोविड-19 से संबंधित राहत सामग्री लाने ले जाने के लिए भी उड़ानें चल रही हैं।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत प्रतिदिन दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे डीडी भारती, फ्री डिश और अन्य डीटीएच चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें। डीडी 60, टाटा स्काई 1194, एयरटेल 151, सन डायरेक्ट 326, वीडियोकॉन डीटीएच 480, डिश टीवी 197 और डेन 522। समय याद रखें, दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे। प्रतिदिन देखें लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत। अथ श्री महाभारत कथा। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। सरकार का 12 देशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीयों की स्वदेश वापसी का वंदे भारत मिशन आज से आरंभ। गृह मंत्रालय ने स्वदेश आने वाले भारतीयों के आवागमन के दिशा निर्देश जारी किए। सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार से कोविड-19 की निगरानी, संक्रमितों का पता लगाने और उनकी जांच करने पर जोर देने को कहा। राज्य में कोरोना से मृत्यु दर 13.2% और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा समारोह में प्रमुख भाषण देंगे। गृह सचिव अजय भल्ला ने पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए 2 केंद्रीय अंतर मंत्रालय दलों से मिली सूचना के बाद राज्य सरकार को पत्र लिखा है। इस पत्र में गृह सचिव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लोगों की जांच का सिलसिला बहुत धीमा है और कोविड-19 के मरीजों की मृत्यु दर 13.2% है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या किसी भी अन्य राज्य से अधिक है। श्री भल्ला ने कहा कि ये राज्य में निगरानी, मरीजों का पता लगाने और जांच की खराब व्यवस्था का परिचायक है। उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में औचक जांच का काम तेज किए जाने की जरूरत है। गृह सचिव ने कहा कि कोलकाता और हावड़ा में कुछ खास इलाकों में खास समूह लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं और मीडिया में खबरें आई हैं कि कोरोना योद्धाओं और पुलिस पर हमले हो रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार को पुलिस मौजूदगी बढ़ाकर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने की जरूरत है। ये भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के दौरान बाजारों में भीड़भाड़, लोगों के नदियों में नहाने, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने की घटनाएं सामने आई हैं। गृह सचिव ने कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्रों में पूर्णबंदी नियमों का पालन सुनिश्चित कराने में बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। श्री भल्ला ने सामुदायिक जागरूकता और विशेष रूप से श्रमिकों को जागरूक करने की समुचित व्यवस्था न होने पर चिंता व्यक्त की और कहा कि पूर्णबंदी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र में कल एक दिन में कोविड-19 के 1,233 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 16,758 हो गई है। मरने वालों में से 34 में से 25 मुंबई के हैं। मरने वालों की संख्या बढ़कर 651 हो गई है। राज्य में 3,094 लोग उपचार के बाद ठीक हुए हैं। कोविड-19 वायरस की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में अब तक 25 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकार द्वारा की गई अपील के बाद राज्य में स्थित लगभग 3,790 सहकारी समितियों ने यह निधि प्रदान की। वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने प्याज की खरीद सीमा को 40,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 50,000 मीट्रिक टन करने की
मांग की है। उन्होंने केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान को इस मामले में एक पत्र लिखकर इस सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया है, ताकि प्याज के बढ़ते उत्पाद के मद्देनजर प्याज की उपज लेने वाले किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तमिलनाडु में कल कोविड-19 संक्रमण के 771 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 324 चेन्नई से हैं और 188 अरियालूर जिले से है। इनमें से अधिकांश चेन्नई के थोक बाजार में श्रमिकों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं, जो राज्य में संक्रमण का सबसे बड़ा मामला है। कल 31 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए। 2 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। इस महामारी से अब तक 35 लोगों की मौत हुई है। एक रिपोर्ट। कोविड-19 के संकट के बीच अच्छी खबर ये है कि देश की हौजरी राजधानी माने जाने वाले तिरुपुर में हौजरी वस्त्रों के कारखानों ने कल से काम करना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने फैक्ट्री प्रबंधकों से कहा है कि कार्यस्थलों पर केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। फैक्ट्रियों को सीमित कर्मचारियों के साथ चलाया जा रहा है और हर एक कर्मचारी की कार्यस्थल में प्रवेश करने से पहले स्वास्थ्य जांच हो रही है। कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर अन्य औद्योगिक परिसरों में भी कारखाने कल से शुरू हो गए हैं। हालांकि संक्रमण के खतरों को देखते हुए कार्यशैली में बड़े बदलाव आए हैं। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भवतारिणी। इस बीच तमिलनाडु में सभी शराब की दुकानें आज से खुल रही हैं। इस दौरान प्रशासन पर्याप्त दूरी बनाए रखने के लिए समुचित व्यवस्था कर रहा है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के कल 380 मामलों की पुष्टि के साथ राज्य में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 6,625 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 28 लोगों की मौत की पुष्टि के साथ ही वायरस से मरने वालों की संख्या 396 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल अहमदाबाद में 291 नए मामलों और 25 के मरने की पुष्टि की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दूध और दवा को छोड़कर सभी दुकानें 15 मई तक बंद रहेंगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर जयंती रवि ने कहा कि राज्य में कल कोविड-19 के 119 और मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब तक 1500 जितने लोग कोविड-19 से पूरी तरह से ठीक हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब 4,729 है, जिसमें 26 लोग वेंटिलेटर पर है। अहमदाबाद में मामले 4,735 तक बढ़ गए हैं। अहमदाबाद शहर में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए शहर प्रशासन ने कल रात से 1 सप्ताह के लिए दूध और दवाइयां बेचने वाली दुकानें छोड़कर सभी दुकानें बंद करने का आदेश दिया है। इसमें फल और सब्जियां बेचने वाली दुकानें भी शामिल है। लॉकडाउन को और मजबूत करने के लिए शहर में अर्धसैनिक बलों की 8 कंपनी तैनात की गई है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राजस्थान में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की ठीक होने की दर 52% से अधिक है। कल 214 संक्रमित लोग जांच के बाद ठीक पाए गए। प्रदेश के कुल 33 में से 30 जिलों में अब तक कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, करौली और सवाईमाधोपुर जिलों में अब एक भी सक्रिय रोगी नहीं है। वहीं 10 जिलों में सक्रिय रोगियों की संख्या महज 5 से कम है। राज्य के केवल 5 जिले ऐसे हैं जहां सक्रिय रोगियों की संख्या 50 से ज्यादा है। जयपुर तथा जोधपुर शहर कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित है और यहाँ संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में 2 मरीजों के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया गया है, जो सफल रहा है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि अस्पताल को आईसीएमआर से 20 क्रिटिकल मरीजों का इस थेरेपी से उपचार करने की अनुमति मिली है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण से 188 रोगी ठीक हो गए हैं। विभिन्न अस्पतालों में 380 रोगियों का इलाज चल रहा है। राज्य में वायरस से संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर 35% है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संक्रमित लोगों की पहचान के लिए घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। बिहार में संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगी है। पिछले 1 सप्ताह के दौरान राज्य में 159 नए मामले सामने आए। वहीं इस अवधि में 122 लोग कोरोना को पराजित कर घर लौट गए। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 46 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। गया और मधेपुरा जिले के सभी कोरोना मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मुंगेर में सबसे ज्यादा 30 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। गोपालगंज में 18 में 17 और नालंदा में 36 में 30 रोगी ठीक हुए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल।
इस बीच विभिन्न राज्यों से 13 विशेष रेलगाड़ियों के माध्यम से लगभग 14,000 प्रवासी मजदूर और छात्र बिहार पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत डायनेमिक्स लिमिटेड से मिलकर कोविड-19 संक्रमण के इलाज के लिए सस्ते दर पर वेंटिलेटर बना रहा है। इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद कानपुर आईआईटी की एक टीम ने प्रोफेसर अमिताभ बंदोपाध्याय की अगुवाई में एक स्टार्टअप नोका रोबोटिक्स के साथ मिलकर बेहतर क्वालिटी का स्वदेशी वेंटिलेटर डिजाइन किया है, जो कोविड-19 से पीड़ित मरीजों की जीवन रक्षा में अहम भूमिका निभा सकता है। इस उत्पाद के बारे में आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर अभय करांडीकर ने आकाशवाणी को बताया। हमें बड़ी खुशी है कि हमने यह वेंटिलेटर मेक इन इंडिया के तहत पूरा यहाँ पर ही विकसित किया है और हम एक 1.5 महीने के छोटे अंतराल में एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को बनाने में सफल रहे हैं। आशा है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसका निर्माण अभी शीघ्र ही करने लगेगा और मई के अंत तक हम बड़ी मात्रा में वेंटिलेटर सप्लाई करने में सक्षम रहेंगे। गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों की जीवन रक्षा में अहम भूमिका निभाने के साथ ही ये वेंटिलेटर इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना वायरस की चपेट में आने से बच सकेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। तेलंगाना में कोविड-19 के कल 11 नए मामले सामने आने के बाद अब तक इस महामारी की पुष्टि वाले रोगियों की कुल संख्या 1,107 हो गई है। इनमें सभी लोग हैदराबाद और आसपास के इलाकों के हैं। 20 और लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है और 430 रोगियों का इलाज चल रहा है। इस बीच विभिन्न देशों में फंसे 2,350 भारतीयों को राज्य में लाया जा रहा है और राज्य सरकार उनके क्वारंटीन के सभी प्रबंध कर रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कार्यस्थल खुल गए हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने विभिन्न कार्यस्थलों पर काम करने के लिए श्रमिकों को आमंत्रित किया है। इन स्थलों पर श्रमिकों को मिट्टी का तेल, सुरक्षात्मक वस्त्र, रुकने के लिए तंबू, आने के लिए वाहन और राशन आदि जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार ने कई योजनाओं और कार्यस्थलों की तलाश की है जहां ये श्रमिक काम कर सकते हैं और अपनी आजीविका चला सकते हैं। जम्मू कश्मीर की ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज सचिव शीतल नंदा ने कल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभाग के समग्र कार्यक्रम का आकलन करने के अतिरिक्त केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी ग्रामीण मिशन और केंद्र प्रायोजित अन्य कार्यक्रमों सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा समारोह में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से वर्चुअल प्रार्थना आयोजित कर रहा है। इसमें दुनिया भर के बौद्ध संघों के सर्वोच्च गुरु हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद इस कार्यक्रम में भाषण देंगे। दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के फैलाव को देखते हुए आज बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं। इस समारोह में कोविड-19 के योद्धाओं और पीड़ितों का सम्मान भी होगा। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रार्थना समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। ये समारोह नेपाल में पवित्र उद्यान लुम्बिनी, भारत में गया के महाबोधि मंदिर, मूलगंध कुटी विहार, सारनाथ, परिनिर्वाण स्तूप, कुशीनगर, श्रीलंका के अनुराधापुरा स्तूप परिसर तथा नेपाल के बौद्धनाथ, स्वयंभू, नमो स्तूप और अन्य लोकप्रिय बौद्ध स्थलों पर आयोजित होगा। संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बैसाख बुद्ध पूर्णिमा को 3 प्रकार से शुभ दिवस माना जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म इसी दिन हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई और भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी बैसाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा है कि जेनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआती खबरों से पता चला है कि भारत में कोरोना वायरस विश्व के अन्य देशों की तुलना में अधिक खतरनाक नहीं हुआ है। आकाशवाणी समाचार के साथ साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि भारत अपने बल पर और अन्य देशों के सहयोग से कोविड-19 का वैक्सीन तैयार करने पर काम कर रहा है।
that Indian companies which are known for manufacturing vaccines but not necessarily at the forefront at early stage are partnering both internationally and separately nationally to make vaccines. So there is both an Indian effort as well as a partnership effort. Similarly, Indian academia has got into vaccine design and vaccine development at early stages, looking at plant-based products and traditional medicine to see if they have antiviral properties has been going on for some time. That research is accelerating. देश की कई प्रमुख हस्तियों और कलाकारों ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, अभिनेता आयुष्मान खुराना, अभिनेत्री सारा अली खान ने गलत संदेशों का प्रचार न करने की बात कही। यानी मेरे कजन की वजह से ना पूरे घर में ठंड। एक एक करके ना सब लोग इसके चपेट में आ जाए। एक लापरवाह टच से लाखों तक पहुंच जाता है। और एक बार ये महामारी फैल गई ना बॉस, इसे कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन फॉरवर्ड्स और वीडियोस की जो नफरत और अफवाहें फैलाते हैं। ये भी हमारे समाज का एक वायरस है। उत्तर दिशा में सोने से डायबिटीज ठीक हो जाता है। देखिए कैसे देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये वीडियो 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, गारंटी रहेगा। ऐसा करने से ना कैंसर ठीक हो जाता है, वैसा करने से ना भूकंप आ जाता है। ऐसे वीडियोस और मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए और बनने भी नहीं चाहिए। जब भी आपको कोई ऐसा वीडियो मिले, वैसा मैसेज दिखे तो आपको सही ना रहे। अगर उससे किसी का नुकसान हो सकता है, अगर सूचना सीधा गवर्नमेंट से नहीं है तो उसे मत कर फॉरवर्ड। और देखोगे कि ऐसा करने से तुम सेफ रहोगे, लोग सेफ रहेंगे और देश सेफ रहेगा। तो मत कर फॉरवर्ड। इराक की संसद ने अमेरिका समर्थित खुफिया विभाग के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल कादमी को नया प्रधानमंत्री चुना है। वे ऐसे समय में प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर रहे हैं जब इराक को तेल से मिलने वाले राजस्व में कमी का सामना करना पड़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्रियंका। धन्यवाद चंद्रिका। कोरोना संक्रमण और उसके बाद लॉकडाउन के कारण दुनिया भर से भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए की गई तैयारियों को अखबारों ने सुर्खियों में दिया है। भारतीय दूतावासों के साथ चर्चा के बाद महामारी के कारण भारतीयों की स्वदेश वापसी की पूरी योजना की तैयारी को अखबारों ने आंकड़ों सहित दिया है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है 1,92,000 लोगों की वतन वापसी का लक्ष्य है। इससे पहले प्रथम खाड़ी युद्ध में 1,70,000 लोगों को वापस लाकर भारत ने इतिहास रचा था। अब वंदे भारत मिशन के तहत एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े एग्जिट मिशन की तैयारी में है भारत। नवभारत टाइम्स लिखता है वतन वापसी के लिए नाम दर्ज कराने टूट पड़े लोग, वेबसाइट क्रैश। अखबार लिखता है खाड़ी देशों और अमेरिका से भारत वापस लौटने के इच्छुक लोगों की बड़ी संख्या चुनौती बनी। भारत वापसी के बाद लिए दिशा निर्देश जारी, 14 दिन अलग थलग रहना होगा, जिसके लिए उन्हें भुगतान भी करना होगा। जनसत्ता की पहली खबर है संक्रमण के मामले 50,000 के पार। पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में मौत की संख्या बढ़ी। देश में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 548 डॉक्टर, नर्स और अन्य चिकित्सा कर्मियों के संक्रमित होने की खबर भी अखबारों ने दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के राज्य सरकारों को इस आश्वासन को भी अखबारों ने अहमियत दी है कि सभी राज्यों को केंद्र पर्याप्त मदद देगा। संक्रमण के कारण केंद्र सरकार द्वारा हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर रोक लगाए जाने तथा घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता बनाए रखने का फैसला करने पर अखबार लिखते हैं अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर की घरेलू मांग में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार का 12 देशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीयों की स्वदेश वापसी का वंदे भारत मिशन आज से आरंभ। गृह मंत्रालय ने स्वदेश आने वाले भारतीयों के आवागमन के दिशा निर्देश जारी किए।
सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार से कोविड-19 की निगरानी, संक्रमितों का पता लगाने और उनकी जांच करने पर जोर देने को कहा। राज्य में कोरोना से मृत्यु दर 13.2%। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा समारोह में प्रमुख भाषण देंगे। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।